औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अली अब्बास। नाज़रीन, हुकूमत के लिए चैलेंजेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। एक जानिब जहां अली अमीन गंडापुर साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि सिविल नाफरमानी की अगर तहरीक है तो उसको बानी PTI ने लॉन्च किया है और उस पर अमल दरामद किस तरह से होगा और किस तरीके कार से उसको आगे लेकर जाया जाएगा, ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं हुई है। वहीं दूसरी जानिब अगर बात करें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक नया महाज जो है वो खुल चुका है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक जानिब जो है वो आइन शिकनी का इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुकूमत के इब्तदाई 300 दिनों के अंदर बुलाना ज़रूरी होता है, लेकिन अब तक मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया है। वहीं काफ़ी हद तक जो है वो पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी नून लीग को तनकीद का निशाना भी बना रही है और आइन शिकनी के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। और हुकूमत के लिए टफ टाइम इसलिए है क्योंकि एक जानिब नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के बयानात की जद में है, वहीं दूसरी जानिब PTI के जो बयानात आ रहे हैं वो भी किसी तौर पर हुकूमत के लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। और अगर सिर्फ इत्तेहादियों की ही बात कर ली जाए तो सिचुएशन हाथ से इसलिए भी निकल सकती है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ MKM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि हमें नहीं पता हम कब नाराज़ होकर हुकूमत से अलहदा हो जाएं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख साहब। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। शेख साहब क्या कहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सूरत हाल आप लोगों के लिए अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, तमाम इत्तेहादी नाराज़ हैं, फिर अपोजिशन भी नाराज़ है, कैसे टैकल करेंगे इन मामलात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की जो हमारा पार्लिमानी सिस्टम है उसमें देखिए ना, जो इलेक्शन हुए उसमें किसी एक पार्टी को तो अक्सरियत मिली नहीं है, कोई भी मेजॉरिटी इलेक्शन में नहीं हुई। तो ये सिस्टम में ये तो है ही कि आपको मेजॉरिटी रखनी होती है। अब मैं बताऊं कि पिछले 9 महीने में जो हमारी हुकूमत आई है उसमें कितनी तब्दीलियां हुई हैं, सब पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। मसलन मैं आपको बता रहा था कि इकानमी हमारी बेहतर हुई है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन, सबसे पहले तो जो महंगाई थी वो 38% चल रही थी, जो ये अक्टूबर में 5% से भी कम महंगाई का आया है, जो आई है लेटेस्ट खबर। तो ये एक बड़ी अच्छी पाकिस्तान के लिए खबर है कि लोगों को महंगाई से बहुत ज्यादा तकालीफ थी। फिर आप ये देख रहे हैं कि IMF ने हमें प्रोग्राम दिया है $7.2 बिलियन का 3 साल के लिए। हमारे रिजर्व बड़े हैं, आप देख रहे हैं कि रिजर्व, ये चीजें ऐसी हैं जो कि सामने है, उस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। रिजर्व हमारे बहुत कम थे, 13 बिलियन के करीब चले गए हैं। हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल है, कोई उसमें एक साल से कोई तब्दीली नहीं आई। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ रही है, रेमिटेंस की फिगर बढ़ रही है, तो ये चीजें, और IT की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। फिर देखिए ये चीजें, ये हुकूमत बड़ी मेहनत से मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में मेहनत से काम कर रहे हैं। अब मुल्क को तो यही आम लोगों का बेनिफिट है कि होगा तो सब। अब अगर इस सिलसिले में भी इसको रोकने की साजिशें हो रही हैं और अगर कोई पार्टियां इसमें कोई प्रॉब्लम कर रही हैं तो ये तो अब मुल्क के लिए के मफाद में तो नहीं है। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके इसको बेहतरी की तरफ ला रहे हैं। बाकी ये जो आपने कहा कि PTI तो पहले दिन से नेगेटिव पॉलिटिक्स ही करती रही है, वो तो IMF को कहती है कि आप कर्जा न दो, वो तो अब सिविल नाफरमानी जैसी बात पे भी आ गई है। कोई सोच सकता है कि सिविल नाफरमानी अपने मुल्क में इस तरह की तजवीज़ की जाए कि आप रेमिटेंस ना करें? मैं समझता हूँ कि ये ऐसी बातें हैं जो पॉसिबल भी नहीं है और जो होना मुमकिन नहीं है। लेकिन वो शेख उनका साहब, आपको इत्तेहादियों को मनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी का तो वाज़ेह स्टांस है कि अगर मईशत अच्छी हो रही है तो हुकूमत को आइन शिकनी का इख्तियार नहीं मिल जाता। नहीं, बात देखिए वो तो बिल्कुल सही है, हमें मेजॉरिटी रखना है। कोई भी हुकूमत तब होगी ना जब उसके पास अक्सरियत होगी। और ये हमारी एलाई पार्टी हैं, उन्हें हमें हर सूरत में खुश रखना है, उनसे हम नेगोशिएट भी करें। और ये हमारे बड़े अरसे से पीपल पार्टी के साथ तो हमारा आपस में मिलजुल के, पिछले भी PDM की हुकूमत में भी जो 16 महीने की हुकूमत थी तो उसमें भी मिल के हम थे। तो ये जरूरी है, आप सही कह रहे हैं। और पीपल पार्टी की अपनी, उनकी भी देखिए ना, सिंध में उन्होंने बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल की है और वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। और उन्होंने हमें अगर ज्वाइन नहीं किया मिनिस्ट्रीज में तो हमें उन्होंने साथ दिया है। उनकी सपोर्ट के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, ये मैं आपसे पूरी तरह मुतमईन हूँ। और हम उनको
बिल्कुल बात, हमारी कमेटी भी बनी हुई है और आपस में बातचीत हो रही है। कहीं कोई इख्तलाफ राय है तो उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और करेंगे, ये जरूरी है, ताकि ये जो कंटिन्यूड जो जो डेवलपमेंट का दौर है वो चलता रहे, वो तरक्की का दौर। उसमें क्रेडिट पीपल पार्टी को भी जाता है कि वो भी हुकूमत के साथ है, और मुस्लिम लीग तो इसके लिए काम कर ही रही है, बाकी पार्टियां भी, हमारी जो एलआई पार्टी है MQM, उनका भी साथ है। तो अब आपने दुरुस्त कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमें हुकूमत ने जो जो डेवलपमेंट हो रही है, जो तरक्की हो रही है, वो सब की साझी है, मिलजुल के है, मुल्क के लिए फायदेमंद है। और हम उनको साथ अपने रख के, अगर कोई ऐसा उनको शिकायत है तो उसको हर सूरत में हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये तरक्की का सफर जारी रहे। और बड़े अरसे बाद ये 2022 में देखिए जो छोड़ा गया था, PTI ने हुकूमत छोड़ी थी, तो हमारे यहाँ तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप हाईएस्ट एवर था। इसी तरह जो बजट डेफिसिट था वो भी हाईएस्ट एवर था। तो और IMF ने इनकार कर दिया था आपका कर्जा देने के लिए, तो उन्होंने कोई बड़ा मेस करके छोड़ा था। और अब लेकिन शेख साहब, ये भी वाज़े है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? इस पर हुकूमत का स्टांस भी तो कुछ होना चाहिए ना। जो बातें देखिए, जो मेरिट पे है उससे बिल्कुल आपस में गौर करके होना चाहिए, इसमें कोई दो राय, हम सब मिलके ही। ये क्या लगता है आपको, क्यों नहीं हो रहा? कोई वजह होती है हुकूमत के अंदर, आप वफाकी वजीर हैं। नहीं, ये अभी बात हुई है, इसका इस पे गौर हो रहा है, और जरूर कोई ना कोई लाया अमल, इसका तो कमेटियां बन गई। मेरे नॉलेज में तो एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं भी यहाँ नहीं था, बाहर गया हुआ था जो, लेकिन ये तो मुझे पता है कि आपस में हमने कमेटियां बना के कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इख्तलाफ के पॉइंट हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाए। और ये जरूरी है कि अगर मिलके हुकूमत करनी है, ये तो तभी रह सकती है कि अगर तमाम पार्टियां जो कि इस इत्तेहाद में शामिल हैं, उन सब के साथ मशवरा भी जारी रहे और उनको सेटिस्फाई भी किया जाए। अच्छा शेख साहब, ये भी बताइएगा कि अगर सियासी इस्तेहकाम ना रहा तो जितनी बातें अभी आपने बताई हैं, तो सर इस तमाम मेहनत पर तो पानी फिर जाएगा। अभी तहरीक इंसाफ कह रही है कि हुकूमत ने अगर रवैया तब्दील ना किया तो मुज़ाकरात का ये जो दौर है ये ख़त्म भी हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, तहरीक इंसाफ तो पिछले 10 साल से नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है। वो तो मुल्क के को नहीं, ये नहीं देख रही कि मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। उनकी अपनी हुकूमत 12 साल से KPK में है, वहां देख लीजिए कोई बेहतरी आई, कोई लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया, कोई एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो गई, कोई सेहत के मामलात की बेहतरी आ गई। तो वो तो देखिए, उनके ऊपर तो हम तवक्को भी नहीं करते। हम तो ये तवक्को करते हैं कि हमने मिलजुल के लोगों को जो है वो उनकी सहूलत देखनी है, कैसे महंगाई का दौर करनी है, कैसे लोगों को जॉब्स मिलने हैं। हम तो सारी तवज्जो अपनी मईशत पे दे रहे हैं। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कम्युनिटी में, अली अमीन गंडापुर साहब तो फरमा रहे हैं कि IMF ने तारीफ की है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की। अब ये तो आप सब जानते हैं कि जो हालत 2022 में छोड़ी, जो इन्होंने कमिटमेंट्स की IMF से, इसमें कोई अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे तो गलत कह रहे हैं। जो इन्होंने कमिटमेंट करके IMF से जो प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू किया गया, और इन्होंने तो तय किया था कि हम जो ऑयल पे जिस तरह इंपोर्ट पे जो उस पे हम जो लेवी लगाएंगे, वो इन्होंने नहीं लगाई, कमिटमेंट ही पूरी नहीं की। तो IMF तो नाराज हो गई, बड़ी मुश्किल से उनको मनाया गया। पाकिस्तान तो डिफॉल्ट की सूरत हाल, और ये कोई हर एक को पता है, पूरी दुनिया के मैगजीन आपको कह देंगे, हर किसी को, पाकिस्तान का मीडिया आपको बता देगा, और हर एक जानता है कि पाकिस्तान की ज़र मुबादला के ज़राए कितने ज़खायर कम हो गए थे। हम डिफॉल्ट की सूरत हाल से दो चार थे। और अब यहाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने सब पूरी फुल एफर्ट करके IMF के साथ एक नया समझौता किया है, उसके बाद से हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। देखिए, ये मामूली बात नहीं है कि 38% से महंगाई 5% तक नीचे सतह पे चली गई। आम आदमी को यही तो चाहिए, उनकी तालीम उनको चाहिए, उनको, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उनके देखिए ना, बिजनेस बढ़ रहा है, IT में आम आदमी इन्वॉल्व है, IT में तो लाखों लोग इन्वॉल्व है ना। वो अपने तौर पे भी फ्री लांसर के से भी वो अपना रोजगार कमा रहे हैं। तो बेहतरी हो रही है लोगों में। लेकिन अगर आप, जैसे आपने कहा, अगर ये हुकूमत को किसी किस्म की इसके खिलाफ साजिश की गई, तो ये जो कंटिन्यूड एफर्ट्स हैं, जो इतनी बड़ी मेहनत से हासिल की गई हैं, ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात का काम, तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। अगर किसी और पार्टी के बाद इससे बेहतर लाया अमल है तो उसका देखिए ना, वो तो बेशक मशवरा दे हमें,
हम तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हर वक्त करते रहे इनसे। जब ये हुकूमत में थे और हम अपोजिशन में थे तो हमारे तमाम लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हम सब, मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन था और मैं इनसे कहता रहा कि आइए बताइए आपके पास ध्यान में कोई है एजेंडा भी आप बना लें और बैठ के डिस्कस करें। और अब मैं देख रहा हूँ मेरी टाइम के मेरे पास मिनिस्ट्री है। शेख साहब, यहाँ पर एक और पॉइंट का जिक्र आपसे करना चाहूंगा। उस पर भी आपकी एक बड़ी माजी की जो है वो इत्तेहादी जमात रही है JUI, वो काफ़ी नाराज़ है, तो इस पर क्या कहेंगे? मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के ऊपर क्या होने जा रहा है, ये थोड़ा सा वाजे करें आवाम को। जी हाँ, मदारिस बिल पे जो मौलाना साहब की जमात की JUI की जो स्टैंड है वो देखिए कि उन मदारिस बिल में भी उलमा का आपस का भी तो इख्तिलाफ राय है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ कोई यकजहती हो जाए, एक ही कोई बन जाए और उसको बिल को देखिए ना, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इन उलमा के ही मीटिंग्स हो रही हैं और खुद उनके अंदर गुफ्तगू हो रही है। तो मैं समझता हूँ कोई मुश्तरका लाए अमल उसका बन जाएगा और उस पर हम जरूर उस पर अमल करवाएंगे। अच्छा कैसर अहमद शेख साहब, ये भी बताइएगा कि जाहिर सी बात है इत्तेहादियों की बात हो रही है, एक इत्तेहादी आपका आयन शिकनी का जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क्या नाराज़गी है और उनकी नाराज़गी के ऊपर हुकूमत क्या कर रही है, ये भी वाज़ेह कीजिएगा। आज मैंने उनका स्टेटमेंट देखा है, खालिद मकबूल साहब ने अपना रिजर्वेशन का इजहार किया है, तो कोई पता नहीं कि उनकी पर्टिकुलर नाराज़गी क्या है। और हमारी कैबिनेट के मेंबर हैं, हम अभी कैबिनेट का इजलास परसों ट्यूसडे को होगा, तो मैं उनसे पूछूंगा अभी, और वो खुद भी उनको चाहिए कि अपना बताएं। कैबिनेट के हमारे मेंबर हैं और खुद उनका पूरा इजहार करते हैं कैबिनेट के अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू का, और उनका राइट है, वो बताएं हमें कि उनको क्या रिजर्वेशन है या क्या उनको। अभी तक तो उन्होंने कैबिनेट में कोई इजहार किया नहीं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग और वफाकी वजीर। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि जाहिर सी बात है सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाते हुए रहनुमा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी रहनुमाओं के बयानात में किसी हद तक तजाद दिखाई देता है। एक जानिब उमर अयूब साहब फरमाते हैं कि फौरी तौर पर हम इस तहरीक की तरफ जाएंगे, वहीं अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि अभी तक हमने सोचा नहीं है कि इस तहरीक के ऊपर जो है वो किस तरह से अमल दरामद किया जाएगा, आया किस मामले के ऊपर क्या राय रखते हैं, कौन से रहनुमा, इसी पर बात करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम कहेंगे। क्या कहेंगे शौकत यूसुफजई साहब, ये सूरत हाल जो है सिविल नाफरमानी का फैसला हो गया है और वहीं हुकूमत जो है वो आपको इसी बात पर जो है वो तनकीद का निशाना बना रही है, फिर पुरअमन एहतजाज से दस्तबरदारी का जो ऐलान किया गया है, ये किस जानिब इशारा कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो ये कि एहतजाज जो भी होगा वो पुरअमन होगा। जो पार्टी पॉलिसी है, जो पार्टी का स्टांस है, यही है कि पुरअमन एहतजाज होगा। इससे पहले भी जो एहतजाज हुए हमारी तरफ से पुरअमन हुए हैं। गवर्नमेंट ने हम पे शेयरिंग की है, गवर्नमेंट ने हमें मारा है, ये एक अलग बहस है। और जब भी आइन कानून की बालादस्ती होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, तो इन सारी चीज़ों को पूछ कुछ होगी। लेकिन फिलहाल ये कहना कि जी हमारी तरफ से कोई तशद्दुद या बंदूक उठाना, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की है वो ज़ाहिर जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि हुकूमत का जो रवैया है वो बड़ा तज़ीक अमेज़ है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का जो रवैया है ये बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का होगा अगर हम सिविल नाफरमानी की तारीख चलाएं या कुछ भी करें, इवन पुरअमन एहतजाज भी करें, तब भी पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन ऑप्शन क्या होता है अपोजिशन के पास? वो एहतजाज ना करे तो और क्या ऑप्शन है? तो इसलिए हम कोई ना कोई रास्ता अपनाएंगे, लेकिन हमारा हर तहरीक हमारी पुरअमन रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, ये भी बताइएगा ना कि हुकूमत तो ये कह रही है कि आप लोग मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार ही नहीं है। आता ताडर साहब कहते हैं कि मुसल्लह जत्थों को लेकर चढ़ाई करना PTI का वतीरा रहा है। इस सूरत हाल के अंदर तो मामलात किसी करवट बैठेंगे ही नहीं। देखिए, हमारी तरफ से कौन से जते हैं? मैं हैरान इस बात पे हूँ कि क्या इससे पहले डी चौक में लोग नहीं आए? क्या इससे पहले इस्लामाबाद में धरने नहीं हुए? अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अगर बात नहीं बनी तो वो भी तो धरना देने के लिए आ रहे हैं, तो क्या उन पे भी चढ़ाई करेंगे ये? लेकिन जो खसूसी मोहब्बत है इनकी PTI के साथ, वो सबको मालूम है।
और जो कुछ किया है अब तक मेरे ख्याल से उसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने नहीं दिया अभी तक, क्योंकि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। हम रियासत का मुकाबला तो नहीं कर रहे हैं ना, रियासत के मुकाबले क्या हमें जरूरत है, हमें मुकाबला करना है पीपल्स पार्टी से और नून लीग के साथ। शौकत साहब ये भी बताइएगा कि एक जाने मुज़ाकरात की बात हो रही है, फिर अली अमीन गंडापुर साहब के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपको नहीं लगता सर ये इतने सख्त या इतने जज्बाती बयानात जो है वो मुज़ाकरात की राह में एक रुकावट हाइल कर सकते हैं? देखिए, ज़ाती तौर पे मैं आपको कहूँ कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, ज़ाती तौर पे मैं कह सकता हूँ, और पार्टी की भी पॉलिसी ये नहीं है। लेकिन चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब को पता है, उनका स्टाइल भी है, फिर वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीखों में हिस्सा भी लिया और बड़े पुरअमन रहने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब में आप देखें वफाकी वज़रा जिस तंज का मुजाहरा करते हैं, जिस अंदाज में तंज करते हैं, तो उससे गुस्सा तो आता है कि ये आके आप आके दिखाएं, ये करे, तो डेफिनेटली वो एक सरदार तो है ना, तो गुस्सा तो उसको आता है। लेकिन वो कभी भी, मुझे पता है कि रियासत के खिलाफ बंदूक उठाना या ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमेशा उनके वालिद खुद फौजी रहे हैं, उनका भाई फौजी रहा है, उनकी भी कुर्बानियां हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की कोई बात है। लेकिन जो लोग, अब आपने तारड़ साहब की बात की और जो वज़रा साहिबान है, सिवाय एक बंदे के जो मुझे नहीं लग रहा था कि राना सनाउल्लाह से, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह के, लेकिन बाकी तो सारे गैर संजीदा बयान दे रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ को आप देखें, इतनी बड़ी वजारत उनको मिली हुई है, लेकिन उनके बयानात देखे तो लगता ही नहीं है कि वो वजारत वो चला रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है। मतलब देखें, ये जितना भी डिले करेंगे उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है, ये समझने की कोशिश की जाए। अगर हुकूमत ये समझती है कि पीटीआई कमजोर हो गई है 26 नवंबर के बाद, तो ये गलतफहमी में ना रहे, जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ है, तो जो नौजवान यंग या यूथ है वो तो कभी भी इस चीज पे नहीं होता है कि हुकूमत ने क्या किया क्या नहीं, तो अभी भी तैयार है। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जब आप हुकूमत की तरफ से सियासी वर्करों को इश्तियाल दिलाया जाए, फिर ये कहना कि जी भाग गए। अब कौन गोलियों के सामने कौन खड़ा हो सकता है? कोई आके बताए ना, कोई पीएमएलएन के कोई 5 जवान आके खड़े हो जाए ना कि जी हम तैयार हैं। हम तो सियासी वर्कर हैं, सियासी मुकाबला कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, रियासत के साथ मुकाबला नहीं हो सकता। ये जो भी कर रहे हैं गलत हो रहा है, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ और ना ही मैं ये रिकमेंड करूंगा। पार्टी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी की तरफ से कोई वायलेशन नहीं हुई है, हम हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात करते रहे। अच्छा शौकत साहब ये भी बताइएगा, अगर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की फिजा कायम नहीं होती तो आप लोगों का अगला लाहेमल क्या हो सकता है? देखिए, लाहेमल तो ऐलान हो चुका है कि हम सिविल नाफरमानी की तारीख की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये देखें, ये बड़ी वो है, मेरी ख्वाहिश रही है, बल्कि जो पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो चाहते थे कि मुज़ाकरात हो जाए, बड़ी मुश्किल से खान साहब को राजी भी किया। तो अब ये आप देखें कि ये जो कुछ भी होगा, देखें अगर 3% भी, आप ये कहते हैं ना कि जी इनकी कोई बात नहीं मानेगा, लेकिन आप सपोज, मैं 100% पे भी नहीं जाऊंगा, 50 पे भी नहीं जाऊंगा, अगर 3% रेमिटेंसेस रुक गए तो ये भी अरबों रुपए बनते हैं, तो ये हुकूमत का लॉस नहीं होगा? तो क्यों करना चाहती है? मतलब ये कि मुज़ाकरात, देखें ये बहाना बनाना है कि जी इन्होंने हमें मुज़ाकरात की बात ही नहीं की है। दूसरा ये बहाना बनाना कि जी इन्होंने शराइत रखी है। तो भाई मुज़ाकरात जब हम करने आ रहे हैं तो जाहिर है एजेंडा तो होगा ना, आपका भी कोई एजेंडा होगा, आप भी बताएं। तो जब बात होगी तो एजेंडे पे ही बात होती है ना, ऐसे क्या हम वहां जाके कोई चाय शाय पीने तो नहीं आ रहे हैं। जाहिर है जो एजेंडे पे बात करनी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बातचीत से जरूर कोई रास्ता निकल आता है, तो बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। अभी तक जो पीटीआई अभी तक जो रिफ्यूज करती रही है, इनकार करती रही है, उसकी मेन वजह इमरान खान ये समझते थे कि इस हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, और आज साबित हो गया कि ये जो जितने टॉक शो में आके कहते थे कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, इनके पास इख्तियार ही नहीं है मुज़ाकरात का। ये बात साबित हो गई और एक्सपोज भी हो गए हैं। लेकिन इसमें तमाम तर सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी बहुत बड़ी लूजर बनी है। आप देखें कि ये क्या करेंगे, इमरान खान को अजियत देंगे, इमरान खान को मजीद जेल में रखेंगे, तो उसका फायदा तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को तो नहीं हो रहा है, उनकी जमातें तो खत्म हो रही हैं, फायदा तो फिर भी पीटीआई को हो रहा है। पीटीआई और भी मजबूत हो रही है, पीटीआई और भी पॉपुलर हो रही है, इमरान खान और भी पॉपुलर हो रहा है। तो आप फ्यूचर में क्या चीज गेन करना चाहते हैं? आप फ्यूचर में क्या बताना चाहते हैं कि जी हम इमरान खान को सजा दे देंगे,
या उनकी पार्टी को दबा देंगे तो फ्यूचर में हमें ये फायदा होगा। मुझे कोई फायदा बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी जो है वो कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछा जाएगा कि आया सिविल नाफरमानी की तहरीक जो शुरू करने की बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके क्या असरात मुरतब हो सकेंगे, और जो हुकूमत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात चल रहे हैं वो किस करवट बैठेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर अब कुछ बात करेंगे। कादिर मंदुखेल साहब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। कादिर साहब, हुकूमत के इब्तिदाई 300 दिन गुजरने के बाद भी मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। शहबाज हुकूमत ये क्यों कर रही है और पीपल्स पार्टी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर? देखिए, पीपल्स पार्टी की तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, तो एक बात तो हम बता दें, शुरू में जितने भी हमारे MNA MP है बड़ा पंजाब में, वहाँ उन अफसरान को लगाया गया है, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर को, जो एंटी पीपल्स पार्टी थे। हमने उस वक्त भी गुजारिश की थी हमारे गवर्नर, हमारे MP MNA ने कि बाबा आप अपनी मर्जी का लगाओ, मैं कम से कम उन अफसरान को तो नहीं लगाओ जो पीपल्स पार्टी के एंटी है। नंबर 2 ये कि यहाँ सिंध जो पूरा आपको बताया 90% सैलाब में डूब चुका था, उसके लिए जहाँ बिलावल साहब ने 20 लाख मकानात का ऐलान किया था और उस हवाले से जो है ना वफाकी हुकूमत ने कुछ फंड दिए है, लेकिन मजीद फंड रोक दिया है, वो भी हमारा मुतालबा था। और उसके अलावा जो है ना जो दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालना था, नहर निकालने थे जनूबी पंजाब के लिए, वो भी पीपल्स पार्टी को एहसन हुकूमत को एतमाद देने लिए हैं। तो ये बहुत सारी इश्यूज है और एक कमेटी की इजलास भी हमारी हो चुकी है। मजीद क्या सूरत हाल बनती है, बहरहाल खदशात तो हमें है, ऐसा तो नहीं है कि हम ने सपोर्ट करके गुनाह कर दिए कि हम सर झुका के खड़े रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अच्छा कादिर साहब, ये भी बताइएगा कि मदारिस बिल का मामला भी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जाने के लिए तैयार है और इस पर जमीयत उलमा इस्लाम वफ़े के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी बरकरार हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत को इतनी देर से क्यों एतराज़ात का ख्याल आया। थोड़ा सा इस पर अपने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पीपल्स पार्टी का तो मैं तर्जुमा नहीं करना शुरू करूँ, लेकिन जहाँ तक एक कानून की तालिब इल्म की हैसियत से जो मेरे जहन में सवाल थे, मैं पहले ही दिन ये बात कह चुका हूँ। आप मुझे बता दो, कोई अस्पताल आपने रजिस्टर्ड कराना हो तो वो ज़ेरे वजारत सेहत के साथ होगा या वजारत तालीम या किसी और के साथ होगा। दूसरी बात ये कि ये जो मदारस बिल है वो उजरत में पास हुआ है और वो जाके सोसाइटीज एक्ट के तहत हुआ है। अब सोसाइटीज एक्ट में जो यहाँ एक तालीमी अदारा है जिसको हम दीनी तालीम कहते हैं, तो तालीम, तो उसको सोसाइटी एक्ट में कैसे होगा। और फिर ऐवान सदर की जो ऑब्जेक्शन है, एक तो ये है कि पिछली असम्बली में इन्हीं कमेटी का हिस्सा था, तो वहाँ पे हमारे पास जो बिल आते थे तो बहुत सारे जो बिल आते थे, मिसाल के तौर पे सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से या सूबाई चैप्टर जो होते हैं उस हवाले से, तो ये एतराज़ात आ जाते थे मुख्तलिफ हल्कों से, ब्यूरोक्रेसी से, लॉ डिपार्टमेंट से कि बाबा ये 18वीं तरमीम के तहत ये जाके वो शिफ्ट हो चुके हैं सुबह को, तो आप कैसे कानून साजी करेंगे। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ऐवान सदर ने भी ये बात कही है, उन्होंने ये कहा कि अगर ये बिल को अमोन करते हैं, ये उससे हट के कि एक मुखालिफ दड़ा जो ना, जो वो कहते हैं हमारे पास 10 बोर्ड है, इनके पास 3 या 5 बोर्ड है, वो इस बिल को मानने को तैयार नहीं है, वो एक अलग इशू है। लेकिन साथ साथ ये है कि फिर भी ऐवान सदर ने कहा कि इसको हम कर सकते हैं तो इस्लामाबाद की हद तक कर सकते हैं, बाकी सूबों की हद पे हम उसको अलग कर देंगे, अमेंडमेंट कर दे। अब मौलाना साहब मजीद है, नहीं जी ये चीज आपने बात कर ली है, तो बाबा बात कर ली है तो इंसान है, उसमें 19-20 तो हो जाता है, गलती हो जाती है, तो इसमें क्या अर्ज है। मतलब ये कि आप एक मदारस रजिस्टर्ड करना चाहे, कल एक स्कूल वाला खड़ा हो जाएगा, बोलो भाई हमें भी तो जो है ना सोसाइटी एक्ट में करे, वजारत तालीम से हमारा कोई वास्ता नहीं। कल का अस्पताल वाले खड़े हो जाएंगे, बाबा हम वजीर सेहत या वजारत सेहत में हम रजिस्टर्ड होनी है, हमने जाके इकोनॉमिक्स में रजिस्टर्ड होना है, तो ये तो एक अजीब सूरत हाल बन जाएगी जो कानून के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये कि जो 17 तारीख को 11 बजे ऑलरेडी जॉइंट सेशन का इजलास बुलाया है और यकीनन दोनों ऐवान जो है ना उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसमें कोई तजावीज अगर आ गई है या इस तरीके से रास्ता निकल गया है कि जो दूसरा दड़ा है
जो 10 वोट का दावा कर रहे हैं तो उनकी भी खदशात दूर हो जाए, मौलाना साहब की दूर हो जाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मौलाना साहब के खदशात हम अंक बन करके उसको दूर कर रहे हैं। पता चला कि एक नया लावा पक गया दूसरी तरफ से, जहां आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और हुकूमत के वज़रा भी उनके साथ मौजूद थे। तो ये सूरत हाल थोड़ी सी ऐसी है कि डिस्कशन करने वाली है मेरे हिसाब से। अच्छा कादिर साहब, ये भी बताइएगा कि हमेशा पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि बिल पास करना जो है वो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, इस पर जो है वो सदर के एतराज़ात नहीं होने चाहिए। तो अब क्या सूरत हाल रहेगी? जब आरिफ अलवी साहब जो है वो सदर मुमलिकत थे तो पीपल्स पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ हमने सुना है। देखिए, उससे थोड़ा सा आप दोनों चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हो। मैं जिस कमेटी के चेयरमैन तखसूसी कमेटी बराए मुतासरा मुलाजमीन, वहाँ कौमी असम्बली से बिल हमारे सारे जो तरामीम थे वो जो या लॉस थे वो हम पास कर चुके हैं। वो जाके एक सिंगल जज हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लेके बल्कि हमारे अगेंस्ट फैसला दिया है। यहाँ मुस्लिम लीग नून वाले जो ना वोट को इज्जत देने वाले, उनकी मैं ये कहूँगा कि उनकी जुगलखोरी में या उनकी पीछे साजिशों में वो बराबर के मुलव्वस थे, जहाँ 4 लाख मुलाजमीन 40 साल से जो ना रेगुलाइज नहीं है। तो यहाँ पर सूरत हाल तो फिर ये बनती है। और दूसरी बात की जो आप बात करो वो टोटल मुख्तलिफ यूँ है कि ऐवान सदर भी एक पार्लियामेंट का हिस्सा है, यानी सेनेट, कौमी असम्बली और ऐवान सदर, इन तीनों मिला के इसको पार्लियामेंट कहते हैं। ऐवान सदर को आप रबर स्टैम्प नहीं कहें, ऐवान सदर को सदर के पास, गवर्नर के पास भी इख्तियार है कि उस बिल पे वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से सूरत हाल जो आपका सवाल है उसे टोटली डिफरेंट इस वजह से कि यहाँ तो हुकूमत भी मानने को तैयार नहीं है। जब हुकूमत मानने को तैयार नहीं है, ऐवान सदर मानने को तैयार नहीं है, तो फिर एक सियासी पार्टी के मानने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, यानी ये रिवर्स भी हो सकता है सारी चीजें। अच्छा कादिर साहब, ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एक और पॉइंट जो है वो रखा गया है कि हुकूमत जो है वो गैस की यकसा कीमत मुकर्रर करने पर बज़िद है, तो इस पर कैसे कायल करेगी पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत को? देखिए, मैं इसके ऊपर बड़ी वर्किंग है मेरी। सिंध से 89% गैस जो है ना वो निकल रहा है। आप देख रहे हैं कि सिंध में बाकी शहरों, छोटे शहर तो दूर की बात है, सिंध का बड़ा शहर कराची, वहाँ गैस को लोग तरस गए। मेरा हल्का NA 242 बलिया टाउन कहते हैं, यहाँ तो एक नया सी चीज हो जाती है कि गैस भी कोई ना किसी शहर का नाम है। तो आप मुझे बता दो कि जिस सुबह से गैस निकल रही है उस वहाँ का रेट भी उसके साथ जाती है, लोड शेडिंग भी है, और जहाँ गैस नहीं निकल रही है वहाँ गैस ऑफर मिकदार में भी है। तो ये सारी इशू है। तो ये भी जारी बात है, एक डिबेटेबल एक इशू है, इसके ऊपर डिबेट करके और वो चीज़ कर सकते हैं उसमें। बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज़िला कुर्रम की सूरत हाल और उसके मसाइल पर कुछ बात की जाएगी कि आया ये मसला जो है वो बार बार सर उठा रहा है, इसके परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हुकूमत क्यों नहीं जा रही, या फिर रियासत को उस पर कोई मुश्किलात का सामना है। इस पर बात करने के लिए ताहिर खान साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ज़िला कुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में एक ग्रैंड अमन जरगे का इनेकाद किया गया, जिसने एक हफ्ते से ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों के हमरा मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। जबकि कोहाट में ग्रैंड जरगा कुर्रम में रास्ते खोलने समेत कई अहम नुकात पर जो है वो इत्तेफाक हुआ है। कुर्रम की सूरत हाल पर मुसलसल बाज़गश्त हो रही है कि आया आगे आने वाले वक्तों में इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल पाएगा या नहीं, इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार ताहिर खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया खान साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। ताहिर साहब, क्या कहेंगे, लगता है कोई अथॉरिटी बन पाएगी या फिर कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन निकल पाएगा, क्योंकि हर कुछ अरसे में ये मामला सर उठा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की प्रोग्राम में। आपका सवाल इसलिए बड़ा अहम है कि अगर एक मुस्तकिल हल जो वहाँ कुर्रम में, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि बार बार वहाँ पर यही वाक़यात होते हैं, कुछ दिनों के लिए तो वक्फा हो जाता है लेकिन बाद में दोबारा मसले पैदा होते हैं। लेकिन ये आपने जो कोहाट वाले जरगे की बात की है, ये बड़ी बदकिस्मती है कि बावजूद इसके कि मसला पुराना है, बार बार ये मसाइल मुश्किलात पैदा होते हैं, लेकिन इसका अभी तक पायदार कोई हल भी नहीं सामने आया। और जो जरगा हो रहा है इसके भी तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं, जो जरगा बैठा है कोहाट में, इसका भी ये भी नहीं। मेरे ख्याल में एक तो हर चीज़ पे जो सियासत होती है पाकिस्तान में, जो एक नई रिवायत कायम हो गई है कि मरकज़ कभी कभी सूबे और सूबा कभी कभी मरकज़, तो मेरा ख्याल है कि मसाइल जो हल ना होने का एक फैक्टर मेरी नज़र में
अदम दिलचस्पी है, और अदम दिलचस्पी फिर सबकी है, जिम्मेदारी फिर सबकी बनती है, क्योंकि कुछ मसाइल, इसमें कोई शक नहीं है कि आईनी तरामीम के बाद कुछ सूबे के अब जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ मरकज़ के हैं, कुछ रियासती इदारों के हैं, लेकिन कुछ मामलात इतने ज़्यादा पेचीदा है, संजीदा है, और जितना उनको तवज्जो की ज़रूरत है, मेरे ख्याल में कुरम भी उसी में से एक मसला है। लेकिन जिन मसाइल में मरकज़ की दिलचस्पी होती है, इदारों की होती है, सूबाई हुकूमत की होती है, वो तो हो जाते हैं, लेकिन कुरम के मसले को उस तरह तवज्जो सब ने नहीं दी है जिस तरह के देना चाहिए। अब ये तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा अरसा हुआ है कि जो पाड़ा चिनार और पेशावर मेन रोड है वो बंद है, और आज ताज़ा खबर मैंने जो सुनी है वहाँ सहाफ़ी से नहीं, आम लोगों से, कि 3 बच्चे वो पाड़ा चिनार में दवाई ना मिलने की वजह से फौत हुए हैं, और तकरीबन अभी तक 30 से ज़्यादा हो गए हैं। तो मुझे अजीब सा लग रहा है कि किसी कोई टस से मसी नहीं हो रहा, और आप सड़क बंद करें ना इस्लामाबाद की आकर के, या कराची का या लाहौर का, कि लोग कितने तकलीफ होती है। तो मेरे ख्याल में सियासत को इस मसले के लिए ज़रा दूर रखना पड़ेगा, और सब ने अगर कोशिश नहीं की तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये अगर आज जरगे ने हल भी किया तो मुमकिन है कि कल परसों हफ्ते बाद ये मामला फिर हल हो। तो दिलचस्पी लेनी चाहिए, और मामले तो वजूहात क्या है ताहिर खान साहब, ये भी बताइएगा। अदम दिलचस्पी की आप बात कर रहे हैं, तो अदम दिलचस्पी के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, कोई वजूहात हैं कि क्यों इस मामले को जो है वो वक्ती तौर पर बैठा दिया जाता है? सिर्फ मेरे ख्याल में नाअहली है, इनकॉम्पिटेंसी है, और मसले का इदराक नहीं करना, मसले की हल की तरफ तवज्जो नहीं देना। एक तो मैं पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि इस मसले का जो हल सबसे ज़्यादा जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो कुरम के अपने लोग हैं, वो कुरम के अपने लोगों का जिरगा है, क्योंकि मुतासिरीन तो कुरम के लोग हैं, पाड़ा चिनार के होंगे, कल सद्दा के लोग हो सकते हैं, फिर रास्ते में जो दीगर छोटे छोटे टाउन आते हैं उनका भी हो सकता है, और फिर मसला महदूद नहीं होता। अब तो चलो कुरम का है, कुरम से कल हंगू भी जा सकता है, हंगू से फिर कोहाट भी जा सकता है, तो लिहाजा शिया सुन्नी का कोई मसला नहीं है कुरम में। और लेकिन लोग उसको बना लेते हैं फिरका वाराना। मसला होता है ज़मीन का, मसला होता है किसी घर में किसी मसले का, लेकिन जो थर्ड फरीक की मैंने बात की है, तो जब तक आपने कहा फैक्टर क्यों है, क्यों, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर मसला हल नहीं होता, मसला पुराना है, बार बार ये मसला उठता है, तो मैंने जिस तरह शुरू में कहा, अगर मरकज़, सूबा, गवर्नर दफ्तर और रियासती इदारे सब मिलकर दिलचस्पी लें, संजीदा कोशिश करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि मसला हल नहीं होगा। कुरम तो एक ज़िला है ना, और कुरम पूरे ज़िले में मसला नहीं है, लेकिन पूरा ज़िला मुतासिर होता है। तो लिहाजा का दिलचस्पी, जिस तरह मैंने कहा कि जिन मामलात में जिसका मैंने जिक्र किया इनकी दिलचस्पी होती है, हल करने में होती है, तो मसला हल हो जाता है। जिसमें इनकी दिलचस्पी नहीं होती, शायद ये लोग खुद मुतासिर नहीं होते, इस वजह से कुरम के लोगों का मेरी नज़र में अगर ये दिलचस्पी नहीं लेते, वरना रियासत के लिए, वरना एक सूबाई हुकूमत के लिए, वरना मरकज़ के लिए कोई मुश्किल ही नहीं है कि मसला हल ना हो। तो ताहिर साहब ये भी बताइएगा कि संजीदा कोशिशों का पैमाना क्या है, कि किस हद तक इक़दाम होने चाहिए कि उनको जो है वो संजीदा कोशिश जो है वो तस्वुर किया जा सकता है? देखे ना, ये सबके मुंह पे एक मतलब है कि एक स्लैब तो है ना, कि अगर 63 दिन होते हैं, 2 महीने से ज़्यादा 65 दिन होते हैं कि एक मसला हो गया, जिन लोगों ने फायरिंग की पहले एक फरीक पे, फिर बाद में उसके जवाब में दूसरे फरीक पे, फिर जब बाजार जलाया गया, मसला यह है कि वहाँ पर तमाम इदारे मौजूद हैं। जब एक वाक़या होता है तो कुछ इलाके ऐसे हैं जिस तरह कुरम है, उसमें रिएक्शन ज़रूर आता है, ख्वाह कोई भी फरीक कोई भी एक्शन करे, और मुझे मालूम भी है और माजी में यह होता रहा है, अब भी हुआ है, लेकिन उसका रास्ता कोई नहीं रोकता। वरना अगर एक मसला हो गया, मुमकिन है कि थर्ड पार्टी ने किया हो, मुमकिन है कि वहाँ के लोग आजकल तो आपको पता है ना कि जब एक हम पश्तो में कहते हैं ना कि ये तंदूर में जब रोटियाँ गर्म होने, तंदूर गर्म होता है, तो उसमें मुझे भी अगर मौका मिल जाए तो मैं भी उसमें रोटी लगाऊंगा कि वो पक जाए। कुछ ऐसे अनासर पाकिस्तान में है कि जब वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई इशू, कोई मसला पैदा हुआ है, तो वो आकर के उसमें बराह रास्त उनका रोल होता है, क्योंकि उन लोगों का मकसद एक फसाद है, उन लोगों का मकसद एक लोगों को तंग करना है। तो लिहाजा ये जो बार बार आपका एक सवाल है, मेरा जवाब वही होगा
कि ये मसला बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन रियासतों के लिए मसले मुश्किल नहीं होते उनका हल। या तो एक कुरम का मसला आज पैदा हुआ है तो फिर तो मैं कहूँगा कि अब इसका कोई हल निकालें, लेकिन जो मसला सालों सालों से है और सबको पता है कि मसला है क्या, मसला कैसे हल हो सकता है, तो मकामी लोगों को भी हम उनको नहीं कह सकते कि आप ये ना करें, लेकिन अब पाड़चिनार के लोग मुतासर हो रहे ना, उनका रास्ता बंद है, वो पेशावर नहीं जा सकते। अब ये कितनी बदकिस्मती है कि हम एक मुल्क है, यहाँ पर एक निज़ाम है, यहाँ पर हम न्यूक्लियर पावर है और बड़ा एक इस्लामी मुल्क है, हम एक ज़िले का मसला सब मिलकर, यहाँ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का रोल भी मेरी नज़र में इसमें ज़ीरो है और तमाम का और सबका रोल होना चाहिए। एक तो ये सियासत, बेशक सियासत होनी चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में सबने इकट्ठे होकर पार्लियामेंट से एक आवाज़, पार्लियामेंट का इजलास आजकल शुरू है, अब हुकूमत के जिस चीज़ में दिलचस्पी है वो तो पार्लियामेंट से मंजूर करते हैं। 26वीं आईन तरमीम हो, अब 27वीं आ जाएगी, लेकिन पार्लियामेंट में मुझे अफसोस हो रहा है कि एक वाक़या हो रहा है, रास्ता बंद है, लेकिन पार्लियामेंट में किसी ने इसका नोटिस ही नहीं लिया और सूबाई हुकूमत का भी उस तरह रोल नहीं रहा मौसर जिस तरह के होना चाहिए। गवर्नर दफ्तर भी मेरी नज़र में वहाँ पर APC हुई, मैं भी उसमें गया था एज ऑब्जर्वर, एक सहाफ़ी की हैसियत से वहाँ पर बात हुई, लेकिन और उसमें कुरम का मसला था, लेकिन उस APC तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, कोई भी फॉलो अप नहीं किया गया। तो लिहाजा अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि सब नाकामी है और सब नाकामी तस्लीम करके आगे आना चाहिए। मसला पेचीदा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हल ना हो। तो आपकी नज़र में मसाइल का हल है क्या, अगर यही सूरत हाल चल रही है मुसलसल और तवातुर के साथ एक अरसे से? मसले का हल ये है कि मसला, मैंने कहा कि ज़मीनों का मसला है और बड़ी बदकिस्मती है कि ये मसला अभी तक हल नहीं हो सका। कुरम में मादनियात है, कुरम मादनियात वहाँ पर वसाइल है। अब ये तो देखना चाहिए कि अगर मसले पहले से है, हल क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सवाल, इसका हल तो मैं और आप तो आवाज़ दे सकते हैं ना। आपने प्रोग्राम किया, आपकी बड़ी मेहरबानी, पहले भी हमने प्रोग्राम किए हैं। इसके जो है मतलब ये है ताहिर खान साहब कि एक मसला नहीं है, मसाइल हैं, काफ़ी सारे मसाइल हैं जिनको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो आपसे इत्तेफाक करता हूँ, हल ज़रूरी है, लेकिन ये हमारी एक बड़ी बदकिस्मती रही, इस मुल्क की भी, हमारे इस मुआशरे की भी और हम सब की, के मसले मौजूद हैं, हल के रास्ते भी मौजूद है। ज़मीनों का मसला है तो ज़मीनों के मसले हल नहीं हुए, काफ़ी इलाकों में हल हुए हैं, कबायली इलाकों में हल हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि दीगर इलाकों में, शुमाली वज़ीरिस्तान में मसाइल थे। शुमाली वज़ीरिस्तान का बाजार जब तबाह बर्बाद कर दिया, मीर अली का वो कर दिया, ख़त्म कर दिया, बाजवड़ के ख़त्म कर दिए, तो वहाँ तो आपने नहीं सुना कि वहाँ पे या 2 फरीक लड़े हैं या वहाँ पे पुलिस या रियासती इदारे या आवाम लड़े, नहीं लड़ी ना। हाँ, वहाँ पर भी है, शुमाली वज़ीरिस्तान में गया हूँ, जब वहाँ पे नई मार्केट बन गई, वहाँ पर मसाइल वहाँ पर थे, मसाइल वहाँ पर है, लेकिन आपने कभी सुना है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में लोग आपस में लड़ पड़े? वहाँ भी मसाइल है, जहाँ पे दिलचस्पी थी वहाँ पर मसले हल हो जाते हैं। बदकिस्मती से कुरम में शायद उतनी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मसले, मैंने कहा कि तकलीफ होती है वहाँ के लोग, हमें लेकिन जो है वो अदम दिलचस्पी है और इसी वजह से जो है वो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और तवातुर के साथ इन मसाइल को जो है वो फोकस करके इनके हवाले से एक अथॉरिटी बनानी चाहिए, इन मसाइल का जो है वो हल निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त आयत किया। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।